अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं राव जहां से अपने यूट्यूब चैनल फिजिसिस्ट जहां से के साथ। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ फिजिक्स जो है वो डिस्कस करेंगे कम्प्लीटली। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को हम स्केलर फैक्टर्स की शक्ल में लिखेंगे और इसका एरिया, वॉल्यूम, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस तमाम चीज़ें लिखेंगे। ये चीज़ें आप पहले ही पढ़ चुके हैं। बेसिकली हमारा जो मकसद है वो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए ये चीज़ें लिखना है। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के लिए। इसको हम लिखते हैं Q1, Q2, Q3 की शक्ल में। जब जनरल फार्मूला लिखेंगे तो Q1 हमारा x होता है, Q2 y और Q3 z। H1 जो है स्केलर फैक्टर होता है, जो x के लिए जो है वो 1 होता है, y के लिए जो है वो 1 होता है और z के लिए भी 1 होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में। इसी तरीके से यूनिट वेक्टर की बात करें तो x का यूनिट वेक्टर i होता है, Q2 जो है वो j होता है, Q3 जो है वो k होता है। इसी तरीके से अगर एरिया लिखें तो एरिया बराबर होता है H1 H2 dQ1 dQ2। ये एरिया होता है। तो H1 H2 दोनों ही 1 है, dQ1 dQ2, Q1 और Q2 की वैल्यू यानी XY dXY लगा दिया, dx dy। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम बराबर होता है H1 H2 H3 dQ1 dQ2 dQ3। अब ये जनरल फार्मूले आपने याद रखने, तो क्योंकि इन्हीं की टर्म्स में, मतलब इन्हीं फार्मूलाज में हमने H1 H2 H3 और इनकी वैल्यूज पुट करनी है स्फेरिकल पोलर और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए। तो इनके लिए क्या हो जाएगा जी, H1 H2 H3 dQ1 dQ2 dQ3। H1 H2 H3 तीनों जो है वो 1 1 है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के लिए, तो ये सारा 1 हो जाएगा और dx dy dz बच जाएगा क्योंकि Q1 Q2 Q3 की वैल्यू पुट कर दी। अब नेक्स्ट है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट हम कैसे लेते हैं, डेल फाई इज इक्वल टू स्केलर फैक्टर की टर्म्स में 1/h1 पार्शियल फाई बाई पार्शियल Q1 इंटू Q1 यूनिट वेक्टर। इसी तरीके से ये 3 तक चला जाएगा। तो यहाँ से ग्रेडियंट आपने फाई का लिया तो पार्शियल फाई बाय पार्शियल एक्स। H1 कहाँ गया, H1 1 है तो ये खत्म हो गया। इसी तरीके से यहाँ से H2 1 है तो ये खत्म हो गया और Q2 की जगह Y लगा दिया। H3 भी 1 है तो यहाँ Q3 की जगह क्या लगा दिया, Z लगा दिया। ठीक हो गया। और देखें Q1 यूनिट वेक्टर I के बराबर है, Q2 यूनिट वेक्टर J के बराबर है, Q3 यूनिट वेक्टर K के बराबर है, तो यहाँ हमने वैल्यूज पुट कर दी। डाइवर्जेंस की बात करें तो डेल डॉट ए डाइवर्जेंस जो है वो बराबर होता है स्केलर फैक्टर के टर्म में 1/H1 H2 H3 पार्शियल बाई पार्शियल Q1। अब जिसके लिहाज से डेरिवेटिव ले रहे हैं, अगर 1 के लिहाज से डेरिवेटिव ले रहे हैं तो यहाँ पे a के साथ 1 आएगा और बाकी जो h वाले हैं जो स्केलर फैक्टर हैं वो 1 के अलावा दूसरे जो हैं वो आएंगे, यानी पार्शियल बाई पार्शियल Q1 तो a के साथ 1 और H2 H3 बाकी है दूसरे। इसी तरीके से जब पार्शियल बाई पार्शियल Q2 आप लेंगे यानी 2 के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे तो फिर क्या होगा जी, फिर A2 आ जाएगा और H1 H3 आ जाएगा। पार्शियल बाई पार्शियल Q3 लेंगे तो A के साथ 3 आएगा और H1 H2 आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लेके देखें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के लिए तो H1 H2 H3 की वैल्यू क्या होगी जी, 1 1। H2 H3 यहाँ से 1 और सिर्फ क्या बच गया, पार्शियल A1। A1 को हम कह देते हैं जी ये AX है, X का कोऑर्डिनेट है ना 1 वाला। तो पार्शियल AX ओवर पार्शियल Q1 था तो Q1 बराबर है किसके जी, X के, तो पार्शियल एक्स। इस तरीके से पार्शियल ए वाई बाई पार्शियल वाई, इस तरीके से पार्शियल ए जेड ओवर पार्शियल जेड। तो ये होगी इसकी डाइवर्जेंस। अब कर्ल की बात करें तो डेल क्रॉस ए, और डेल क्रॉस ए के बाद हमने क्या किया, आई जे के पार्शियल बाई पार्शियल एक्स पार्शियल बाई पार्शियल वाई पार्शियल बाई पार्शियल जेड ए एक्स ए वाई ए जेड। आई के आई से एक्सपेंड किया तो आई के साथ वाला कॉलम रो कैंसिल हो गई, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए और ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए माइनस के साथ। फिर जे के साथ फिर के साथ किया तो ये आपके पास फाइनल टर्म आ गई। अब हमने डिस्कस करना है जी किसको, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स को। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में जो आपके Q1 Q2 Q3 हैं वो मैं लिख देता हूँ, Q1 Q2 Q3। Q1 जो है आपका वो है जी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में रो, और Q2 है वो है फाई, Q3 जो है वो क्या है जी, Z है। ठीक है, जिस तरह एक्स वाई जेड जो है कार्टेशियन में थे। ठीक है। अब बात कर लेते हैं जी H1 H2 H3 यानी स्केलर फैक्टर्स की। तो H1 H2 H3 क्या होंगे देख लें ज़रा। ठीक है जी। अब H1 जो है यहाँ पे रो है, H1 जो है यहाँ पे 1 है, H1 यहाँ पे 1 है, H2 यहाँ पे रो है और H3 यहाँ पे क्या है, 1 है। ठीक है। अब यूनिट वेक्टर्स की बात कर लेते हैं। तो यूनिट वेक्टर्स यानी Q1 यूनिट वेक्टर वो बराबर होगा जी किसके जी, रो यूनिट वेक्टर, क्योंकि देखें ये रो की टर्म में है ना, रो फाई जेड। दूसरा यूनिट वेक्टर जो वाई एक्सिस के लिए होगा वो क्या होगा जी, फाई यूनिट वेक्टर।
ठीक हो गया। इसी तरीके से जो तीसरा होगा वो क्या होगा जी, z के लिए k ही होगा। क्यों? क्योंकि z एज इट इज आ गया है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में भी तीसरा जो है वेक्टर हमारा z था, और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में भी यही है। तो इसके बाद हमने क्या निकालना है जी, इसके बाद हम निकालना चाहते हैं इसका एरिया। अब एरिया जो है वो आपको पता है, देखें यहाँ हमने क्या देखा था, H1 H2 DQ1 DQ2। ठीक है, तो मैं यहाँ सीधी वैल्यूज लिखूंगा अब आपके सामने। ठीक है, जनरल फार्मूला ऑलरेडी देख चुके हैं, H1 H2 DQ1 DQ2। तो एरिया यहाँ पे बराबर आ जाएगा जी, एरिया इज इक्वल टू H1 H2, H1 1 है और H2 क्या है, रो, DQ1 DQ2 यानी D रो और D फाई। ठीक है, DQ1 DQ2 ये एरिया हो गया। अब बात कर लेते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम बराबर था, अभी हमने देखा H1 H2 H3 DQ1 DQ2 DQ3। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स की टर्म में हम कैसे लिखेंगे जी, वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल टू H1 H2 H3, बाकी तो 1 1 है, H2 जो है वो रो है तो यहाँ पे रो आ गया, DQ1 यानी D रो, DQ2 यानी D फाई, और DQ3 यानी DZ। तो ये वॉल्यूम आ गया। ठीक है जी। अब वॉल्यूम के बाद हम डिस्कस करते हैं जी किसको जी, ग्रेडियंट को। तो ग्रेडियंट का ये जनरल फार्मूला मैंने आपके सामने लिख दिया था, तो इसी पे अमल करके हम जो है वो आगे लिख लेंगे। ठीक है जी। तो इसमें बस वैल्यू पुट करनी है ना, देखें यहाँ पे H1 Q1 Q2 और इनकी वैल्यूज जो हैं वो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए जो वैल्यू है वो उस फार्मूले में आपने पुट कर देनी है। कौन से फार्मूले में, ये जो फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। तो चलें पुट कर देते हैं, और ग्रेडियंट क्या आएगा देख लेते हैं। ग्रेडियंट आ जाएगा जी, देखें डेल, ठीक है, डेल के साथ आप यहाँ पुट कर दें फाई, फर्ज कर लें कोई स्केलर फंक्शन है, तो क्या आ जाएगा जी, ये आ जाएगा पार्शियल फाई बाय पार्शियल रो। ठीक है, और इसके साथ रो का यूनिट वेक्टर 1/H1 था, लेकिन 1/H1 तो 1 है ना यहाँ पे, तो इसलिए 1 हो गया, प्लस 1/H2 था तो 1/रो और पार्शियल फाई बाय पार्शियल फाई। ठीक हो गया, और फाई का क्या आ जाएगा जी, यूनिट वेक्टर। अब ठीक है, ये फाई हमने, ये जो ऊपर वाला है ये हमने कोई स्केलर फंक्शन लिया है, ठीक है, और ये फाई जो है उसका कोऑर्डिनेट्स है, ये याद रखना, प्लस 1/H3 था तो H3 तो 1 ही है, तो पार्शियल फाई बाय पार्शियल जेड इंटू क्या आ जाएगा जी, के यूनिट वेक्टर। ये आ गया जी ग्रेडियंट आपका। ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं किसकी जी, डाइवर्जेंस की। डाइवर्जेंस का आप ये फार्मूला देख चुके हैं, 1/H1 H2 H3 पार्शियल बाई पार्शियल Q1 A1 H2 H3, यानी Q1 जिसके लिए यहाँ से डेरिवेटिव ले रहे होंगे उसके साथ जो वेक्टर होगा उसका वही वाला कंपोनेंट आएगा, और बाकी जो है उसके अलावा जो कंपोनेंट है वो स्केलर फैक्टर के यानी H2 H3 आएंगे। तो उसके लिहाज से अगर देखें तो डाइवर्जेंस क्या बन जाएगी, मैं डायरेक्ट जनरल फार्मूले में आपकी वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। तो देखें जी, डेल डॉट ए, कोई वेक्टर है ए, ये बराबर होगा किसके जी, 1/r² पार्शियल बाय पार्शियल आर। ठीक है जी, r², इसको एक मिनट ज़रा चेंज कर लें, रो फाई जेड की टर्म में लिखना है ना हमने, तो 1/रो पार्शियल बाई पार्शियल रो। ठीक है जी, रो ए ऑफ रो। ठीक है, यानी ये क्या है जी, पहला वेक्टर है Q1 की जगह। ठीक है जी, प्लस 1/रो, 1/रो हर जगह पे क्यों आ रहा है, क्योंकि 1/H1 H2 H3 था ना, तो 1/H1 H2 H3 आप क्या करेंगे, जो है उसकी जगह सिर्फ क्या आ जाएगा, 1/रो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं जी 1/रो पार्शियल बाय पार्शियल फाई ए ऑफ रो। ठीक है जी, ए ऑफ फाई, आगे जी, प्लस
1/रो, ठीक है जी, और पार्शल बाय पार्शल z इंटू रो ए जेड। ठीक हो गया। तो ये चीज़ें आपने जो है वो याद रखनी है। ये तो मैंने लिख दिया ना। अगर इसका हमने क्या किया होता, इसको 1/h1 h2 h3 को इस टर्म के साथ अलहदा मल्टीप्लाई किया होता, इस टर्म के साथ अलहदा और इस टर्म के साथ अलहदा मल्टीप्लाई किया होता, तो उस शक्ल में लिख दिया। अगर आप ये चाहते हैं कि इस शक्ल में ना हो तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप क्या करेंगे कि 1/रो को आप क्या करेंगे, सबसे कॉमन लेके बाहर निकाल देंगे और अंदर ये वाली चीज़ें आ जाएंगी जो आपके सामने मौजूद हैं। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जी, डाइवर्जेंस हमने देख लिया है। अब हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स पे चलते हैं। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में जो आपकी Q1 Q2 Q3 की वैल्यूज़ होंगी वो होंगी जी, देख लेते हैं, Q1 Q2 Q3। Q1 बराबर है R के, Q2 बराबर है थीटा के, Q3 बराबर है फाई के, यानी ये इसके तीनों कोऑर्डिनेट्स। अब बात कर लेते हैं स्केलर फैक्टर्स की, H1 H2 H3। तो ये आ जाएगा जी आपके सामने, H1 आ जाएगा 1, H2 आ जाएगा R, H3 आ जाएगा R साइन ऑफ थीटा। ठीक है। अब यूनिट वेक्टर्स की बात कर लेते हैं। तो यूनिट वेक्टर जो Q1 यूनिट वेक्टर होगा वो होगा R वेक्टर, Q2 जो होगा वो होगा क्या जी, थीटा यूनिट वेक्टर, और Q3 जो होगा वो होगा फाई यूनिट वेक्टर। ठीक हो गया। अब इन्हीं की टर्म्स में हमने पहले क्या लिख लेना है जी, एरिया निकाल लेना है। एरिया, एरिया जो है वो बराबर आएगा किसके जी, एरिया इज इक्वल टू H1 H2 DQ1 DQ2। H1 H2 मतलब R आ जाएगा, DQ1 DQ2 यानी DR d थीटा। ठीक हो गया। अब देखते हैं जी वॉल्यूम। वॉल्यूम आ जाएगा जी आपका H1 H2 H3 DQ1 DQ2 DQ3। अब H1 H2 H3 में क्या आ जाएगा, H2 और H3 दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये R स्केयर साइन थीटा बन जाएगा, क्योंकि H2 R है और H3 क्या है, R साइन थीटा। और DQ1 DQ2 DQ3 है DR d थीटा d फाई। तो ये आपका वॉल्यूम आ गया। अब वॉल्यूम के बाद हम बात कर लेते हैं किसके जी, ग्रेडियंट की। तो ग्रेडियंट आप ले लें डेल फाई। डेल फाई अगर आप ग्रेडियंट लें तो 1/H1 पार्शियल पार्शियल Q1 था ना, तो उस लिहाज से हम ले लेंगे डेरिवेटिव। तो वो जी आपके पास आ जाएगा पार्शियल फाई बाय पार्शियल R इंटू R यूनिट वेक्टर प्लस 1/R, क्योंकि यहाँ पे 1/H2 था ना, तो 1/R पार्शियल U या पार्शियल फाई ओवर पार्शियल थीटा इंटू थीटा यूनिट वेक्टर, और प्लस 1/R साइन थीटा इंटू पार्शियल फाई बाय पार्शियल फाई, और साथ क्या आ जाएगा जी, फाई यूनिट वेक्टर। ठीक हो गया। ये आ गया जी ग्रेडियंट। ग्रेडियंट के बाद हम बात कर लेते हैं किसकी जी, डाइवर्जेंस की। डाइवर्जेंस जो है वो ए के लिहाज से हम ले रहे हैं, तो डेल डॉट ए, डाइवर्जेंस जो है यहाँ पे बराबर आ जाएगी किसके जी, 1/R स्केयर पार्शियल बाय पार्शियल R, पार्शियल बाय पार्शियल R स्केयर AR प्लस 1/R साइन थीटा। ठीक है। पार्शियल बाय पार्शियल थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा ए थीटा,
नेक्स्ट जो टर्म है वो है प्लस 1/r साइन थीटा इंटू पार्शियल ए फाई ओवर पार्शियल फाई। तो ये आ गया जी इसका डाइवर्जेंस। ठीक है जी, अब हम बात कर लेते हैं जी किसकी जी, कर्ल की। कर्ल देखते हैं क्या आएगा। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में तो जो कर्ल है वो आ जाएगा डेल क्रॉस ए इज इक्वल टू 1/r साइन थीटा इंटू पार्शियल बाई पार्शियल थीटा। ये तीन टर्म आएंगे आपके पास, और किस लिहाज से आई हैं, ये जो मैंने निकाला है अभी, ठीक है, इसके लिहाज से पार्शियल बाई पार्शियल थीटा साइन थीटा ए ऑफ फाई माइनस पार्शियल ए थीटा ओवर पार्शियल फाई, ठीक है जी, इनटू जो यूनिट वेक्टर इसके साथ आ जाएगा कौन सा होगा, आर होगा, पहली टर्म होगी, प्लस 1/r 1/sin साइन थीटा पार्शियल ए आर ओवर पार्शियल फाई माइनस पार्शियल बाय पार्शियल आर ए ऑफ फाई, ब्रैकेट बंद यहाँ से, और थीटा यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट आ जाएगा जी प्लस नेक्स्ट टर्म 1/r पार्शियल बाय पार्शियल आर ए ऑफ थीटा माइनस पार्शियल ए आर ओवर पार्शियल थीटा और यूनिट वेक्टर फाइव। तो ये आपके पास जो है वो कर्ल आ गया। ठीक है जी, ये आपने अच्छे से याद रख लेना है। अब हम वेलोसिटी की बात कर लेते हैं कि वेलोसिटी क्या होती है जी। पहले हम देखेंगे कार्टेशियन में, फिर देखेंगे सिलेंड्रिकल में, फिर पोलर में। तो पहले हम बात करें कार्टेशियन की। कार्टेशियन में जो है वी ऑफ टी बराबर है वेलोसिटी यानी कि एक्स आई प्लस एक्स आई डैश, ठीक है, डैश का मतलब है डेरिवेटिव, प्लस वाई जे डैश प्लस जेड के डैश। ठीक है, तो डैश लगाया मतलब इनका डेरिवेटिव है, ये कार्टेशियन में है। अब सिलेंड्रिकल की बात करें तो वो आ जाएगी जी रो डैश रो यूनिट वेक्टर प्लस रो इंटू फाई डैश फाई यूनिट वेक्टर प्लस जेड डैश इंटू जेड यूनिट वेक्टर। ये कार्टेशियन में आ गई सिलेंड्रिकल में। अब पोलर की बात करें, स्फेरिकल पोलर की, तो वो होगी जी आपके पास आर डैश आर यूनिट वेक्टर प्लस आर थीटा डैश थीटा यूनिट वेक्टर प्लस आर साइन थीटा फाई डैश फाई यूनिट वेक्टर। ठीक हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे जी एक्सेलरेशन की। ठीक है जी, तो एक्सेलरेशन भी आप निकाल सकते हैं। तो एक्सेलरेशन में यहाँ पे लिख रहा हूँ पहले सिलेंड्रिकल में ए ऑफ टी इज इक्वल टू रो डबल डैश यानी डबल डेरिवेटिव माइनस रो फाई डैश का स्केयर इंटू रो यूनिट वेक्टर प्लस
रो फाई डबल डैश प्लस 2 फाई डैश आर यूनिट वेक्टर इनटू आपके पास आ जाएगा जी, बल्कि आर का भी ये डेरिवेटिव आपने लेना है, आर डैश, और आपके पास आ जाएगा जी फाई डबल डैश फाई यूनिट वेक्टर प्लस जेड डबल डैश के यूनिट वेक्टर। ठीक हो गया जी। तो ये हमने लिख लिया सिलेंड्रिकल के लिए, इसी तरीके से आप स्फेरिकल के लिए भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे चंद एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो है वो यहाँ पे मैं लिखवा रहा हूँ, जिसमें जो है अगर ऐसा हो कर्ल ऑफ अ वेक्टर बराबर हो किसके जी, ज़ीरो के, तो ये जो वेक्टर है इररोटेशनल कहलाएगा। ये जो है वो इररोटेशनल वेक्टर या इररोटेशनल फील्ड कहलाएगा। ठीक है। और इसी को कंजर्वेटिव फील्ड भी कहते हैं। ठीक है जी। और अगर ऐसा हो जैसा कि आप देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप देखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्योंकि चार्जेस रेस्ट में होते हैं, और जब चार्जेस रेस्ट में होते हैं तो उनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड तो कोई पैदा नहीं होता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कर्ल है वो ज़ीरो आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव होता है जब चार्जेस रेस्ट में हो। ठीक है, V इज इक्वल टू ज़ीरो, V ऑफ चार्ज इज इक्वल टू ज़ीरो। लेकिन जब चार्जेस मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उस वजह से क्या होता है, डेल क्रॉस ई जो है आपका बराबर आ जाता है किसके जी, माइनस पार्शल बी बाय पार्शल टी। अब ये कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये है जो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। ठीक है, कुछ वेक्टर की आइडेंटिटीज बता देता हूँ। वेक्टर आइडेंटिटीज, जिसके अंदर पहली जो है कि अगर आपको ऐसा कह दिया जाए क्रॉस प्रोडक्ट हो डेल क्रॉस ए, ठीक है, तो ये बराबर होगा किसके जी, डेल इंटू डेल डॉट ए माइनस डेल स्केयर ए। ठीक है, जबकि डेल स्केयर जो है वो लैप्लासियन है। ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं एक और की, दूसरी। अगर ऐसा कहा जाए कि डेल आप क्या करें जी, ग्रेडी कर लें, कर्ल किसका जी, कर्ल आप ले रहे हैं एक स्केलर और एक वेक्टर का, फाई ए इज इक्वल टू बराबर आ जाएगा जी फाई इंटू डेल क्रॉस ए। ठीक है जी, प्लस डेल फाई क्रॉस ए। अब इससे मुराद ये है कि अगर इस तरह के कोई भी फंक्शन आ जाए ना, ए क्रॉस सी ए क्रॉस सी बी, तो उस तरीके आपने फार्मूला इसी तरीके से ओपन करना है। ठीक है, तीसरा जो है आइडेंटिटी डेल डॉट डेल फाई, तो ये बराबर आ जाएगा जी डेल स्केयर फाई के। ठीक है, क्योंकि डेल डॉट डेल जो है वो बराबर होता है डेल स्केयर के, लेकिन डेल क्रॉस डेल जो है ना, डेल क्रॉस डेल जो है वो बराबर होता है ज़ीरो के, क्योंकि देखें सेम डायरेक्ट एक ही तरह के वेक्टर्स हैं दो, डेल सेम डायरेक्शन में होंगे तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा एंगल ज़ीरो होने की वजह से ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, जिस तरह यहाँ चौथी आइडेंटिटी में आपको बता रहा हूँ कि डेल
क्रॉस डेल फाई हो तो वो बराबर होता है किसके जी, ज़ीरो के, हमेशा। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। अब एक और आइडेंटिटी आपको बता देता हूँ जिसमें डेल डॉट डेल क्रॉस ए, अब ये डेल डॉट डेल क्रॉस ए लिख तो रहा है, मतलब डायरेक्टली तो ये यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट नहीं आ रहा डेल का डेल के साथ, लेकिन चूंकि डॉट और क्रॉस जो है वो इंटरचेंज हो सकते हैं साइक्लिक ऑर्डर में, तो अगर इंटरचेंज करें तो कहीं ना कहीं डेल क्रॉस ए बन जाएगा और ये क्या जवाब आएगा जी, जीरो का, तो हमेशा ये जीरो के बराबर होगा। ठीक है, अगर ऐसा हो, इफ मैग्नेटिक फील्ड का जो डाइवर्जेंस है डेल डॉट बी इज इक्वल टू क्या हो, जीरो के, जो कि हमेशा जीरो होता है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ आपके पास क्या है जी, डेल डॉट डेल क्रॉस ए जीरो है, यहाँ डेल डॉट बी जीरो है, तो ये जो दोनों इक्वेशन है इनको आप कंपेयर कर लें, तो बी किसके बराबर आ जाएगा, बी इज इक्वल टू डेल क्रॉस ए। ठीक हो गया, दो इक्वेशन कंपेयर करके। अब ये जो ए है ये मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल है, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। ठीक है जी, बाकी स्टोक्स थ्योरम और डाइवर्जेंस थ्योरम मैं आपको बीएससी में पढ़ा चुका हूँ, बीएससी की मैकेनिक्स में। यहाँ पे हमारा ग्रीन थ्योरम रह गया था, तो ग्रीन थ्योरम की मैं स्टेटमेंट आपको बता देता हूँ। ग्रीन्स थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम जो है वो क्या करता है जी, वो भी लाइन इंटीग्रल को किस में लेके जाता है, सरफेस इंटीग्रल में, यानी स्टोक्स थ्योरम पे ही बेस करता है बेसिकली वो। तो कहाँ से कहाँ जी, लाइन इंटीग्रल को कहाँ लेके जाता है, सरफेस इंटीग्रल में, यानी वन डायमेंशनल स्पेस को कन्वर्ट कर देता है टू डायमेंशनल में। और इसकी जो स्टेटमेंट या इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू, इसको मैं थोड़ा क्लियर लिख देता हूँ ताकि पूरा आ जाए, इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ पार्शल एन ओवर पार्शल एक्स माइनस पार्शल एम ओवर पार्शल वाई, ठीक है जी, इंटू डी एक्स डी वाई। तो ये है जी ग्रीन थ्योरम की मैथमेटिकल फॉर्म। अब हम डिस्कस करेंगे जी टेंसर को, और टेंसर का एक दो रूल भी पढ़ेंगे। टेंसर क्या है बेसिकली, टेंसर एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है स्केलर, वेक्टर, डाइएड या ट्राइएड की। ठीक है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है बेसिकली ये। रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो टेंसर के रैंक होते हैं, अगर टेंसर का रैंक जो है वो क्या हो, ज़ीरो हो, रैंक ज़ीरो हो, तो टेंसर जो है वो क्या कहलाता है जी, स्केलर कहलाता है, जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और कोई डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, और अगर टेंसर का जो रैंक है वो वन हो तो टेंसर को क्या कहते हैं जी, तब वो क्या कहलाता है, वेक्टर कहलाता है, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ें होती हैं। ठीक है, और अगर बात करें नेक्स्ट मजीद, अगर रैंक टू हो तो फिर टेंसर को नाम देते हैं डाइएड का। ठीक है, तो इसमें ये होता है, इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और इसकी डायरेक्शन भी होती है, तीनों एक्सिस पे, एक्स वाई और जेड एक्सिस तीनों पे इसकी डायरेक्शन होती है। 3x3 मैट्रिक्स है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये हो गया जी टेंसर।
अब हम टाइप्स की बात कर लेते हैं कि क्या टाइप्स हैं जी टेंसर की। तो टेंसर की जो पहली टाइप है, टाइप्स की बात कर रहे हैं, पहली टाइप की बात करेंगे जी, जो कि है कोवेरिएंट टेंसर। कोवेरिएंट कौन सा होता है कि फ़र्ज़ कर लें एक वेरिएबल है ए, तो ए के जो इंडिसेस हैं फ़र्ज़ कर लें आई और जे हैं, ठीक है। ये ए के ऊपर मैंने आई और जे लगाए हैं, अगर आप गौर करें तो, ठीक है। तो ऊपर लगाने से एक ख़ास तरह का टेंसर बनता है और नीचे लगाने से दूसरी तरह का बनता है। तो अगर हम बात कर रहे हैं कोवेरिएंट की, तो कोवेरिएंट के लिए जो आपका टेंसर होगा वो बराबर होगा जी किसके, पार्शियल एक्स आई डैश के ओवर पार्शियल एक्स जे डैश, ठीक है। बल्कि सॉरी, क्योंकि कोवेरिएंट है तो इसमें जो इंडिसेस होंगे वो कहाँ होंगे, सबस्क्रिप्ट में होंगे। तो मैं दोबारा बता देता हूँ, कोवेरिएंट जो है वो ऐसा टेंसर है जिसमें इंडिसेस कहाँ हो, सबस्क्रिप्ट में हो। इंडिसेस आर इन सबस्क्रिप्ट। तो सबस्क्रिप्ट से क्या मुराद है मैं अभी बता दूंगा आपको, ठीक है। तो फ़र्ज़ कर लें जी ये है ए आई जे, ए आई जे। अगर हम इसको एक मतलब के सिंगल इंडिसेस की फॉर्म में ले रहे हैं तो सिर्फ ए आई आ जाएगा। अगर इसका रैंक 2 हो तो आई जे आ जाएगा। अगर सिंगल की फॉर्म में ले तो वो आ जाएगा जी पार्शियल एक्स पी ओवर पार्शियल एक्स आई डैश, ठीक हो गया। तो ये आपका क्या कहलाएगा जी, ये कोवेरिएंट टेंसर कहलाएगा जिसमें इंडिसेस कहाँ हो, सबस्क्रिप्ट में हो। अगर बात करें कॉन्ट्रा वेरिएंट की, तो कॉन्ट्रा वेरिएंट में कैसे होगा जी, कॉन्ट्रा वेरिएंट में अगर आप एक ही इंडिसेस की बात कर रहे हैं तो इसमें जो इंडिसेस होंगे वो सुपरस्क्रिप्ट में होंगे। इंडिसेस आर इन सुपर स्क्रिप्ट। अब सुपर स्क्रिप्ट में से मुराद क्या है कि ऊपर होगा इसमें, ये जो आपका इंडिसेस होगा ये ऊपर होंगे, यानी पार्शियल एक्स आई डैश ओवर पार्शियल एक्स पी, ठीक है। अब एक होता है मिक्स्ड आंसर, ठीक है जी। मिक्स्ड आंसर में कुछ इंडिसेस ऊपर होते हैं, कुछ इंडिसेस जो हैं वो क्या होते हैं, नीचे होते हैं। यानी आप ये लिख सकते हैं कि यहाँ पे आप लिख दें डेल्टा आई जे, तो ये बराबर होगा पार्शियल एक्स आई डैश ओवर पार्शियल एक्स जे डैश। तो इसमें देखें कुछ इंडिसेस ऊपर हैं कुछ इंडिसेस नीचे हैं, ठीक है। तो इसी को हम क्रोनेकर डेल्टा फंक्शन भी कहते हैं। क्रोनेकर डेल्टा फंक्शन, ठीक है। ये तो हमने सिंपल लिखा है। अगर इसको आप इस तरह लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं पार्शियल एक्स आई डैश ओवर पार्शियल एक्स पी, ठीक है, इंटू पार्शियल एक्स क्यू ओवर पार्शियल एक्स जे डैश। तो फिर जब हम कहते हैं कि अगर p बराबर हो q के तो उस सूरत में फिर ये शक्ल बन जाती है। तो यहाँ पे फिर ये प्रूव हो जाता है कि क्रोनेकर डेल्टा फंक्शन इज अ मिक्स्ड टेंसर ऑफ रैंक 2, क्योंकि ये मिक्स्ड टेंसर की एग्जांपल दे रहे थे ना, तो ये क्रोनेकर डेल्टा फंक्शन है। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं क्रोनेकर डेल्टा फंक्शन इज इज a mixed tensor, a mixed tensor of rank 2, ठीक है जी। तो ये क्रोनेकर डेल्टा फंक्शन हो गया, ठीक है।
अब चंद एक इसके और चीज़ें भी हम डिस्कस कर लेते हैं। आइसोट्रोपिक टेंसर कौन सा होता है जी? कि ऐसा टेंसर जो कि ऑल डायरेक्शन में सेम बिहेव करे, ये आप खुद लिख लीजिएगा। और एन आइसोट्रोपिक होता है जो जो तमाम डायमेंशन में सेम बिहेव ना करे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जी मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर की, आउटर प्रोडक्ट और इनर प्रोडक्ट की। तो मल्टीप्लिकेशन में दो तरह के प्रोडक्ट है ना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टेंसर, जिसमें जी पहला क्या है जी, आउटर प्रोडक्ट। तो आउटर प्रोडक्ट हम कैसे लेते हैं जी? आउटर प्रोडक्ट में हम ये करते हैं कि जो हमारा रिजल्टेंट, फर्ज कर लें दो आपके पास टेंसर हैं, एक ये है ए आई जे और पी, ठीक हो गया, एक ये टेंसर है। इसका हम प्रोडक्ट ले रहे हैं किसके साथ? आउटर प्रोडक्ट ले रहे हैं बी के साथ, जिसके इंडिसेस जो हैं क्यू आर और एस हैं। तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा, इसके रिजल्टेंट का जो रैंक होगा वो इन दोनों के जो चीज जो टेंसर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इन दोनों के रैंक्स का क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। यानी आई जे क्यू आर, अब देखें आई जे क्यू आर सम हो गया, और पी एस, ठीक है। तो रिजल्टेंट का जो रैंक होगा, रिजल्टेंट रैंक वो बराबर होगा सम ऑफ रैंक्स ऑफ टेंसर्स जो कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स की। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ टेंसर्स, अब कॉन्ट्रैक्शन से मुराद ये है कि सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट में जो आपके सामने आ जाएं कि जी ये जो इंडिसेस सेम है, तो उनको हम कैंसिल आउट कर देते हैं। जैसे एक टेंसर है बी आई जे और पी आर। अब देखें सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट में आर और आर तो सेम है, तो आर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ क्या बच जाएगा? आई जे और पी, ठीक हो गया। तो इसको कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। अब बात कर लेते हैं जी इनर प्रोडक्ट की। इनर प्रोडक्ट हम कैसे लेते हैं? इनर प्रोडक्ट हम लेते हैं कि पहले हमें ये करना होता है कि आउटर प्रोडक्ट लें, पहले आउटर प्रोडक्ट लें और उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन कर दें, तो ये इनर प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन है किसका जी? आउटर प्रोडक्ट प्लस कॉन्ट्रैक्शन। अगर हम ये कर दें, ठीक है, तो क्या बन जाएगा जी? इनर प्रोडक्ट। यानी आप क्या करेंगे कि अगर पहले आउटर प्रोडक्ट लें और उसके बाद अगर इंडिसी सेम हो तो वो काट दे, तो वो इनर प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये आपने याद रखना है अच्छे से, ठीक है जी। अब नेक्स्ट बात करते हैं टेंसर के कोशंट रूल की। कोशंट रूल, कोशंट रूल ये कहता है कि अगर आप क्या करें, एक आर्बिट्रेरी क्वांटिटी ले लें, ठीक है, और उसका इनर प्रोडक्ट ले लें किसके साथ? एक टेंसर के साथ। फर्ज कर लें एक टेंसर है, क्या है जी? कोई भी है टेंसर आई जे, लिख देता हूँ क्लियर करके। एक टेंसर है आई जे और इसका आप क्या कर लें जी? इनर प्रोडक्ट ले लें एक आर्बिट्रेरी क्वांटिटी से, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ये टेंसर है और ये आर्बिट्रेरी क्वांटिटी, हमें नहीं पता ये कौन सी क्वांटिटी है, आर्बिट्रेरी क्वांटिटी है। अगर ऐसा करें कि एक टेंसर का आर्बिट्रेरी क्वांटिटी के साथ इनर प्रोडक्ट ले रहे हैं और जवाब में क्या आए? जवाब में भी एक टेंसर आ जाए, ठीक है, क्या आ जाए? टेंसर। तो फिर हम कहेंगे कि ये जो आर्बिट्रेरी क्वांटिटी थी ना बी आई जे, ये भी क्या है? विल बी अ टेंसर। तो ये है जी कोशंट रूल, ठीक है जी, कि अगर टेंसर का एक आर्बिट्रेरी क्वांटिटी के साथ इनर प्रोडक्ट ले लें तो उसके नतीजे में अगर टेंसर ही आ जाए, तो हम कहते हैं कि ये जो आर्बिट्रेरी क्वांटिटी है ये भी एक क्या है जी? टेंसर ही है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है जी। अब नेक्स्ट चलते हैं।
अब है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं, कौन से होते हैं। ऐसे मैट्रिक्स के जिसका ट्रांसपोज उसके इन्वर्स के इक्वल हो। यानी अगर आप एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लें और उसका क्या ले लें, इन्वर्स भी ले लें, तो इन्वर्स और ट्रांसपोज की वैल्यू क्या आए, बराबर आ जाएं, तो उसको हम कहते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट है जी सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली एक ट्रांसफॉर्मेशन है कि अगर आपके पास एक वेक्टर हो ए और आप उस वेक्टर को दूसरे किसी वेक्टर ए में ए डैश में ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं, या आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, उसको आप एक मैट्रिक्स ए डैश में ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं सच दैट इट्स फिजिक्स रिमेन सेम, तो इसको हम कहते हैं सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, के एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म करते हैं लेकिन उसकी फिजिक्स क्या रहे, सेम रहे, तो उसको हम कहते हैं जी, क्या कहते हैं, सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है जी। अब हम बात कर लेते हैं किसके लिए जी, कि रियल के लिए क्या होगी सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, रियल मैट्रिक्स के लिए, और कम्प्लेक्स के लिए क्या होगी। रियल के लिए होगी जी आपकी ए डैश में लेके आ रहे थे ना आप मैट्रिक्स को, बी इनवर्स ए बी, ये है सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन रियल मैट्रिक्स के लिए। अगर कम्प्लेक्स हो, कम्प्लेक्स नंबर के लिए क्या होगा, कम्प्लेक्स नंबर के लिए आप ट्रांसपोज इस्तेमाल करेंगे, ए डैश इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए बी। तो ये है सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन किसके लिए, कम्प्लेक्स नंबर्स के लिए। नेक्स्ट देखें जी कैरेक्टरिस्टिक या सेक्युलर इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक और सेक्युलर इक्वेशन। ठीक है, बेसिकली मैट्रिक्स का पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं, इसको हमने इतना तफसील में नहीं करना। तो ऐसा ये एक ऐसी इक्वेशन है कि जिसका डिटर्मिनेंट जो है वो ज़ीरो के बराबर हो, whose determinant is equal to ज़ीरो। यानी ए एक वेक्टर है, एक वेक्टर है माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू ज़ीरो। ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक या स्केलर इक्वेशन, इसमें लैम्डा जो है वो आइगन वैल्यूज़ हैं बेसिकली। अब बात कर लेते हैं डीजेनरेसी की। वैसे ये क्वांटम में डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे बस थोड़ा सा बता देता हूँ। डीजेनरेसी, अगर दो आइगन वैल्यूज सेम हो, सेम आइगन वैल्यूज जो हैं उनका मतलब है कि ये उस स्टेट की आइगन वैल्यूज हैं जो आपस में क्या हैं, डीजेनरेट है। डीजेनरेट स्टेट्स की आइगन वैल्यूज हैं ये। ठीक है, लिख सकते हैं इसकी इक्वेशन है R3 इज इक्वल टू R1 क्रॉस R2। बेसिकली ये इक्वेशन जो है ना ये आ जाती है डीजेनरेसी वाली। अब कम्प्लेक्स वेरिएबल में एक जो है वो थ्योरम पढ़ा जाता है जिसको डी मोवरिज थ्योरम कहते हैं। उसकी स्टेटमेंट मैं बता देता हूँ। डी मोरवीज थ्योरम, ये कम्प्लेक्स वेरिएबल के लिए, कम्प्लेक्स वेरिएबल में अगर कोई फंक्शन हो z और वो बराबर हो किसके जी, आर ई की पावर आयोटा थीटा के, एक कम्प्लेक्स फंक्शन है, तो z की पावर n जो है वो बराबर होगा r की पावर n कॉज n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा के। ठीक है, तो ये आपका जो है क्या है जी, डी मॉरवीज थ्योरम है। अब एक इम्पॉर्टेंट कंडीशंस की बात करते हैं जो कि क्या होती हैं जी, काशी रीमान कंडीशन।
CR कंडीशन भी कहते हैं, काशी रीमान कंडीशन। इसको हम पोलर और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दोनों में डिस्कस करेंगे। तो अगर कंसिडर कर लें कि एक फंक्शन हो कम्प्लेक्स, एक वेक्टर है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, और अगर f ऑफ z हो एक फंक्शन जो कि z का फंक्शन हो, वो बराबर हो u प्लस आयोटा v के। ठीक है, z जो है वो x प्लस आयोटा v के बराबर और f ऑफ z बराबर है u प्लस आयोटा v के। तो जो काशी रीमान कंडीशन है वो दो इक्वेशन की शक्ल में लिखी जा सकती हैं। वो हैं जी, पहली कंडीशन पार्शियल u ओवर पार्शियल x बराबर होगा पार्शियल v ओवर पार्शियल y के। दूसरी कंडीशन है जी, सेकंड कंडीशन पार्शियल v ओवर पार्शियल x, या आप ऐसे कर लें पार्शियल u ओवर पार्शियल y पहले लिख लें, इज इक्वल टू माइनस पार्शियल v ओवर पार्शियल x। तो ये दोनों कंडीशन जो है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की शक्ल में जो है काशी रीमान कंडीशन है, कार्टेशियन फॉर्म। अब इसी की पोलर फॉर्म हम लिख लेते हैं। तो पोलर फॉर्म में जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है जी, पार्शियल u ओवर पार्शियल r इज इक्वल टू 1 ओवर r पार्शियल v ओवर पार्शियल थीटा। और सेकंड इक्वेशन जो है वो है जी, पार्शियल u ओवर पार्शियल थीटा इज इक्वल टू माइनस r पार्शियल v ओवर पार्शियल r। ठीक है, बारी बारी इनका डेरिवेटिव लिया है। ये जो है बेसिकली ये क्या है जी, पोलर फॉर्म है इसकी, पोलर फॉर्म ऑफ काशी रीमान कंडीशन। अब हम बात करेंगे जी काशी इंटीग्रल थ्योरम की। काशी इंटीग्रल थ्योरम, तो बेसिकली ये थ्योरम क्या है, अगर एक फंक्शन हो, अगर कंसिडर कर लें इफ़ अ फंक्शन, अगर एक फंक्शन है एफ ऑफ जेड, अगर ये क्या हो इज़ एनालिटिक, अगर ये फंक्शन एनालिटिक हो, ठीक है, और इसके साथ साथ कॉन्टिन्यूस भी हो इन अ सिंपली कनेक्टेड रीजन आर एंड कॉन्टिन्यूस in a simply connected region R, तो फिर क्या होगा, इस फंक्शन का जो कंटोर इंटीग्रल या लाइन इंटीग्रल होगा ना वो जीरो के बराबर होगा। देन द कंटोर इंटीग्रल और लाइन इंटीग्रल, कंटोर इंटीग्रल का मतलब होता है क्लोज लाइन इंटीग्रल, क्लोज इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ जेड मस्ट बी इक्वल टू जीरो। ये है जी काशी इंटीग्रल थ्योरम। ठीक हो गया। और ये जो सिंपली कनेक्टेड रीजन है बेसिकली इसकी डेफिनेशन ये होती है कि ऐसा रीजन जिसके अंदर फंक्शन क्या हो, एनालिटिक हो और वो डिफरेंशिएबल भी हो और उसकी जो इंटीग्रेशन है वो बराबर हो किसके, जीरो के। तो सिंपली कनेक्टेड रीजन की डेफिनेशन ये आपने याद रख लेनी है। और जो मल्टीपली कनेक्टेड रीजन होता है उसके अंदर एफ ऑफ जेड बराबर नहीं होता जीरो के। ठीक है, तो ये आप खुद लिख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं जी कॉशी इंटीग्रल फार्मूला। काशी इंटीग्रल फार्मूला की, तो काशी इंटीग्रल फार्मूला जो है बेसिकली वो जी बराबर होता है कंटोर इंटीग्रल या लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ जेड ओवर जेड माइनस जेड नॉट इंटू डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा एफ ऑफ जेड नॉट। ठीक है, ये काशी इंटीग्रल फार्मूला है। तो ये बेसिकली करता क्या है कि कम्प्लेक्स इंटीग्रल को सिंपल इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देता है। इसका ये फ़ायदा है, कम्प्लेक्स इंटीग्रल को कहाँ ले जाता है जी,
सिंपल इंटीग्रेशन में। ठीक है जी। अगर आप इसके जनरल फार्मूला की बात करते हैं, काशी इंटीग्रल फार्मूला का जो जनरल फार्मूला है वो है जी एफ एन ऑफ जेड इज इक्वल टू एन ओवर, या आप कह दें 1/2 पाई आयोटा एफ ऑफ जेड डी जेड ओवर जेड माइनस जेड नॉट की पावर n+1। ये इसकी जनरल फॉर्म है। तो दोनों आपने याद रखनी है इसकी। नेक्स्ट है जी मोरेरास थ्योरम, जो कि काशी इंटीग्रल थ्योरम का इन्वर्स है। मोरेरास थ्योरम, इस थ्योरम के मुताबिक अगर एक फंक्शन का लाइन इंटीग्रल जो है वो बराबर है किसके जी, 0 के, इफ कंटोर इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 0 देन फंक्शन इज एनालिटिक। वहाँ क्या कहा था कि अगर फंक्शन एनालिटिक हो तो उसका लाइन इंटीग्रल 0 होगा। यहाँ कह दिया जी अगर लाइन इंटीग्रल 0 तो फंक्शन इज एनालिटिक। ठीक है, तो हम ऐसे कह सकते हैं, लिख सकते हैं कि एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक। अगर एफ ऑफ जेड एनालिटिक हो तो क्या होगा जी, एफ ऑफ जेड डी जेड बराबर होगा किसके, 0 के। ये कौन कहता है, काशी इंटीग्रल थ्योरम। ठीक है, काशी इंटीग्रल थ्योरम। और एफ ऑफ जेड डी जेड बराबर है 0 के, तो एफ ऑफ जेड एनालिटिक है, तो ये कौन कहता है, मोरेरास थ्योरम। तो ये एक दूसरे के क्या हैं जी, इनवर्स हैं। अब अगर ऐसा हो कि फंक्शन आपका एनालिटिक ना हो, ठीक है, इफ फंक्शन इज नॉट एनालिटिक, इफ फंक्शन इज नॉट एनालिटिक, तो क्या होगा कि एफ ऑफ जेड डी जेड ये जो इंटीग्रल है ये 0 के बराबर तो नहीं होगा। तो ये किस किस वजह से फंक्शन एनालिटिक नहीं होता, ठीक है, तो उसकी जो है वो दो वजूहात हैं। ठीक है, एक तो है उसकी जो है वो मैग्नीट्यूड की वजह से, दूसरा फेज की वजह से। ठीक है, इट इज़ ड्यू टू उसका मैग्नीट्यूड की वजह से, यानी आर की वजह से, और फेज की वजह से। ठीक है, यानी एंगल की वजह से। अब इन दोनों की बेस पे ही जो सिंगुलैरिटी होती है, ठीक है, उसको मतलब कि अगर वो फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा तो वो सिंगुलर पॉइंट फंक्शन होगा। ठीक है, तो जो सिंगुलर पॉइंट फंक्शन होगा, अब ये मैंने बता दिया ना कि अगर एनालिटिक नहीं है तो ये सिंगुलर पॉइंट फंक्शन है। एनालिटिक ना होने को कहते हैं सिंगुलैरिटी। एनालिटिक अगर नहीं है तो मतलब उस फंक्शन में सिंगुलैरिटी। और सिंगुलैरिटी जो है वो दो तरह की होती है, एक होती है पोल सिंगुलैरिटी, दूसरी होती है ब्रांच सिंगुलैरिटी। पोल सिंगुलैरिटी जो है वो मैग्नीट्यूड की वजह से होती है, जो हमने देखा है अभी, और ब्रांच सिंगुलैरिटी जो है वो फेज की वजह से होती है। तो ये एमसीक्यू के तौर पे आपने चीज़ें याद रखनी है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे जी रेजिड्यू थ्योरम। रेजिड्यू थ्योरम, ठीक है जी। रेजिड्यू थ्योरम ये कहता है कि लाइन इंटीग्रल या कंटोर इंटीग्रल ऑफ अ फंक्शन जो है, जो कि सिंगुलर पॉइंट फंक्शन हो, यानी कि एनालिटिक ना हो, द कंटोर इंटीग्रल कंटोर इंटीग्रल ऑफ अ सिंगुलर पॉइंट फंक्शन। अब सिंगुलर पॉइंट फंक्शन का मतलब है कि ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है।
एनालिटिक होता तो इसका इंटीग्रल 0 होता ना। इज, ठीक है, ये किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा, और इसके साथ आप क्या कर देंगे जी, सम ऑफ रेजिड्यूज, जितने भी रेजिड्यूज आएंगे, ठीक है, सीरीज होगी ये एक। तो आप इसकी जो है वो फाइनल एक्सप्रेशन ऐसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा इंटू सम ऑफ रेजिड्यूज। ठीक हो गया। तो ये चीज़ें आपने अच्छे से याद रखनी है। और रेजिड्यू जो है किसी भी फंक्शन की, वो आप मालूम कर सकते हैं किससे जी, लॉरेंट सीरीज से मालूम कर सकते हैं। रेजिड्यूज ऑफ अ फंक्शन can be calculated by लॉरेंट सीरीज। ठीक है, लॉरेंट सीरीज। तो लॉरेंट सीरीज जो है मैं आपको अभी बता देता हूँ आगे। लॉरेंट सीरीज जो है वो बेसिकली किस टर्म में हम लिखते हैं, लॉरेंट सीरीज हम लिखते हैं जी मैं लिख रहा हूँ जी, एफ ऑफ जेड अगर एक फंक्शन है इज इक्वल टू किसके होगा ये, एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है जी, 0 टू इन्फिनिटी एफ की पावर एन जेड नॉट इंटू जेड माइनस जेड नॉट की पावर एन ओवर एन फैक्टोरियल। ठीक है, और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू समेशन एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, और z माइनस जेड नॉट की पावर n को अलहदा कर दें, एफ ऑफ एन जेड नॉट ओवर एन फैक्टोरियल, ये पूरा बराबर है किसके जी, ए एन के। तो यहाँ पे z माइनस जेड नॉट की पावर n ए एन के बराबर है ये पूरा। ठीक है, तो इस तरह हम रेजिड्यूज मालूम कर सकते हैं। ठीक है जी, अब बात कर लेते हैं किसकी जी, टेलर सीरीज़ की। आपने लॉरेंट सीरीज़ देख ली, अब टेलर सीरीज़। टेलर सीरीज़ जो है वो ये है, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू समेशन एन इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट और ए एन इंटू जेड माइनस जेड नॉट की पावर एन, जबकि ए एन जो है यहाँ पे वो बराबर है किसके जी, एफ ऑफ एन इंटू जेड नॉट ओवर एन फैक्टोरियल। ठीक हो गया, ये है आपकी जी क्या जी, टेलर सीरीज़। अब हम मूव करते हैं सर्टेन इक्वेशंस पे। तो पहली इक्वेशन जो है हमारी वो है बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी से लास्ट टाइम पीपीएससी के लेक्चरर फिज़िक्स का जो है क्वेश्चन आया था, बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन। बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन पहले मैं लिख देता हूँ आपके सामने, जो कि होती है जी एक्स स्केयर वाई डबल डैश, वाई डबल डैश का मतलब है ये डबल डेरिवेटिव है, प्लस एक्स वाई डैश ऑफ एक्स, वाई डैश का मतलब है सिंगल डेरिवेटिव, प्लस एक्स स्केयर माइनस एन स्केयर इंटू वाई इज इक्वल टू 0। यह है बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब अगर बात करें बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन की, तो इसका जो सॉल्यूशन आता है वो आता है जी जे एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू समीशन एस इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर एस ओवर एस फैक्टोरियल एन प्लस एस फैक्टोरियल, और साथ आ जाएगा एक्स ओवर 2 की पावर एन प्लस 2s। तो ये हो गया जी इसका बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। और अगर हम बात करें जनरेटिंग फंक्शन की, इसके जनरेटिंग फंक्शन की, जनरेटिंग फंक्शन, ये जो जनरेटिंग फंक्शन है बेसिकली ये आपके पेपर में आया था।
तो जनरेटिंग फंक्शन जो है वो बराबर होता है इसका जी ऑफ एक्स टी, जी ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स ओवर टू इंटू टी माइनस वन ओवर टी, ठीक है, जो कि बराबर होता है किसके, समेशन एन इज इक्वल समेशन एन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और आ जाएगा जी जे एन ऑफ एक्स टी की पावर एन। ठीक हो गया, ये है इसका जी जनरेटिंग फंक्शन। और इसके लिए अगर बात करें जी पैरिटी प्रॉपर्टी की, जनरेटिंग फंक्शन या सॉल्यूशन के इसकी जो पैरिटी प्रॉपर्टी है वो है जी जे माइनस एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस वन की पावर एन जे एन ऑफ एक्स। ये है इसकी जी पैरिटी प्रॉपर्टी। ठीक हो गया। अब बात कर लेते हैं जी इंटीग्रल फॉर्म ऑफ बेसल फंक्शन की। इंटीग्रल फॉर्म ऑफ बेसल फंक्शन, तो इसकी जो इंटीग्रल फॉर्म है बेसिकली वो है जी जे एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन ओवर पाई ज़ीरो टू पाई कॉस एन थीटा माइनस एक्स साइन थीटा इंटू डी थीटा। ठीक हो गया, ये इसकी इंटीग्रल फॉर्म है। अब नेक्स्ट होती है जी ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ बेसल फंक्शन। वो क्या है जी, ये सब इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ बेसल फंक्शन, ऑर्थोगोनैलिटी की जो इक्वेशन है वो क्या है जी, इंटीग्रल ज़ीरो टू ए जे एन ऑफ यू आर जे एन ऑफ यू डैश आर आर डी आर इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये इसका ऑर्थोगोनैलिटी फंक्शन है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट होता है जी न्यूमान फंक्शन। ठीक है, जिसको शो करते हैं एन न्यू ऑफ एक्स से, इसको कहते हैं जी न्यूमान फंक्शन। न्यूमान फंक्शन बेसिकली क्या है, ये बेसल फंक्शन ऑफ सेकंड काइंड है। ठीक है, बेसल फंक्शन ऑफ सेकंड काइंड, सेकंड काइंड का बेसल फंक्शन है। और इसको हम लिख सकते हैं एन न्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस न्यू पाई जे न्यू ऑफ एक्स माइनस जे माइनस न्यू ऑफ एक्स ओवर साइन न्यू पाई। ये है नुमान फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड और बेसल फंक्शन ऑफ सेकंड काइंड, ये एक ही होता है, नुमान फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड और बेसल फंक्शन ऑफ सेकंड काइंड। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं जी क्या है जी, जिसको हम कहते हैं हैंकल फंक्शन। अब हैंकल फंक्शन की जो है बेसिकली वो होता है बेसल फंक्शन ऑफ थर्ड काइंड। नुमान फंक्शन जो है वो बेसल फंक्शन ऑफ सेकंड काइंड है और हैंकल फंक्शन जो है वो बेसल फंक्शन की थर्ड काइंड है। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, बेसल फंक्शन ऑफ थर्ड काइंड, ऑफ थर्ड काइंड। ठीक हो गया। और ये जो हैंकल फंक्शन है इसकी फर्स्ट काइंड क्या है, हैंकल फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड, वो अभी लिख रहा हूँ मैं। वो बराबर होता है जी जे एन ऑफ एक्स। देखिए जे इस्तेमाल हो रहा है ना, जे सोल्यूशन किसका था, जे सोल्यूशन था बेसल फंक्शन का, बेसल इक्वेशन का, एन एन ऑफ एक्स। अब इसमें नुमान फंक्शन भी आ गया एच एन वन ऑफ एक्स। ठीक हो गया,
ये बेसल फंक्शन की थर्ड काइंड है और हैंकल फंक्शन की फर्स्ट काइंड है। ठीक है, अब हैंकल फंक्शन ऑफ सेकंड काइंड, जिसको हम ये भी कहते हैं बेसल फंक्शन ऑफ फोर्थ काइंड, नेक्स्ट बात कर रहे हैं अब। बेसल फंक्शन ऑफ फोर्थ काइंड और हैंकल फंक्शन ऑफ सेकंड काइंड। ठीक है, तो ये बराबर होता है जी जे एन ऑफ एक्स माइनस आयोटा एन एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एच टू एन ऑफ एक्स। ठीक हो गया। अब बात कर लेते हैं जी स्फेरिकल बेसल फंक्शन की। बेसल फंक्शन की काफ़ी सारी इक्वेशन है, ये सारी आपको जो है वो याद करनी पड़ेंगी। स्फेरिकल बेसल फंक्शन, क्योंकि इनमें से कोई भी आ सकती है, लास्ट टाइम भी इन्हीं में से आई थी। स्फेरिकल बेसल फंक्शन, स्फेरिकल बेसल फंक्शन जो है वो होता है जी, फर्स्ट काइंड लिख रहा हूँ स्फेरिकल बेसल फंक्शन की। फर्स्ट काइंड जो है इसकी होती है जे एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पाई ओवर 2x और जे एन प्लस 1/2 ऑफ एक्स। ठीक है जी, सेकंड काइंड देख लें। अब सेकंड काइंड जो थी बेसल फंक्शन की, वो नोमान फंक्शन था ना, तो नोमान फंक्शन का स्फेरिकल बेसल फंक्शन लिख देंगे। सेम होगा बिल्कुल, इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं होगा। पाई ओवर 2x इंटू एन प्लस 1/2 इंटू एक्स। अब थर्ड काइंड लिख रहे हैं। थर्ड काइंड जो है स्फेरिकल बेसल फंक्शन की, क्योंकि थर्ड काइंड जो थी बेसल फंक्शन की वो क्या थी, हैंकल फंक्शन, तो यहाँ हैंकल फंक्शन लिख देंगे। एच एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इक्वेशन सेम होगी, पाई ओवर 2x एच एन प्लस 1/2 इंटू एक्स। ठीक हो गया, ये हो गया जी आपका हैंकल फंक्शन। नेक्स्ट इक्वेशन जिसको हमने इलेबोरेट करना है वो है जी लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है जी, लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन में लिख रहा हूँ यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डबल डैश, वाई डबल डैश का मतलब है डबल डेरिवेटिव ऑफ वाई, माइनस 2x वाई डैश प्लस n इंटू एन प्लस 1 प्लस n इंटू एन प्लस 1 ऑफ y इज इक्वल टू 0। ये आपकी थी लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, और लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन में जो है यहाँ पे दो पोर्शन होते हैं, एक लीजेंडर फंक्शन होता है, एक लीजेंडर पोलिनोमियल होता है। तो लीजेंडर फंक्शन जो है बेसिकली वो जो है वो इनफाइनाइट होता है, और लीजेंडर पोलिनोमियल जो है वो फाइनाइट होता है, हम उसी को इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, लीजेंडर फंक्शन लीजेंडर फंक्शन, ये क्या होता है जी, इनफाइनाइट होता है। ठीक है, इसके सोल्यूशन के दो पोर्शन होते हैं, एक लीजेंडर फंक्शन होता है वो इनफाइनाइट होता है, एक लीजेंडर पोलिनोमियल होता है वो फाइनाइट होता है, और उसी को हम कंसिडर करते हैं, उसी को डिस्कस करते हैं। ये फाइनाइट होता है। ठीक है, तो यहाँ से फिर हम क्या करेंगे जी, लीजेंडर पोलिनोमियल लिख लेंगे। लीजेंडर पोलिनोमियल जो है वो बराबर होता है पी एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू समीशन के इज इक्वल टू 0 टू n/2 और -1 की पावर के 2n-2 के फैक्टोरियल। ठीक है, ओवर 2 की पावर n इंटू के फैक्टोरियल n-k फैक्टोरियल।
ठीक है, और 2n माइनस 2k फैक्टोरियल, और यहाँ पे आ जाएगा जी, ये जो टर्म यहाँ पे लिखनी है वो मैं लिख रहा हूँ अलहदा करके। यहाँ पे जो टर्म आनी है इस जगह पे वो आनी है x/2 की पावर n माइनस 2k। ये है जी ये वाली टर्म यहाँ पे आनी है, लीजेंडर पॉलिनोमियल। लीजेंडर पॉलिनोमियल आपने देख लिया। अब हम देख लेंगे जनरेटिंग फंक्शन ऑफ लीजेंडर पॉलिनोमियल। ये इक्वेशन एग्जैक्टली यही इक्वेशन जो है वो आई थी आपके पेपर में कि जनरेटिंग फंक्शन बताएं जी लीजेंडर पॉलिनोमियल का। तो इसका जो जनरेटिंग फंक्शन है वो बराबर है जी g(x)(t) इज इक्वल टू 1 माइनस 2xt प्लस टी स्केयर होल की पावर -1/2। ठीक है, इसको यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू समीशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी Pn ऑफ x t की पावर n। ठीक हो गया, ये इसका जनरेटिंग फंक्शन है। अब डिफरेंशियल फॉर्म देख लेते हैं लीजेंडर पॉलिनोमियल की। डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ लीजेंडर पॉलिनोमियल LP, और इसी को हम कहते हैं रॉड्रिग्यूज फार्मूला। रॉड्रिग्यूज फार्मूला भी इसी को कहते हैं, जो कि लीजेंडर फॉर्म ऑफ लीजेंडर पॉलिनोमियल की जो है क्या है जी, डिफरेंशियल फॉर्म है। तो इसको हम लिख सकते हैं Pn ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल डी एन, मतलब nth डेरिवेटिव लेना है किसका जी, x² - 1 की पावर n का, किसके लिहाज से, x के लिहाज से। तो ये है जी डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ लीजेंडर पॉलिनोमियल, और ये आपने याद कर लेनी है। नेक्स्ट मैं आपको जो है वो बता देता हूँ रॉन्स्कियन डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। रॉन्स्कियन को W से शो करते हैं। ये बराबर होता है W y1 y2 दो सोल्यूशन है, और इनका अगर रॉन्स्कियन लेना तो आप कैसे लेंगे जी, बेसिकली ये सेकंड सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होता है रॉन्स्कियन। y1 ऑफ x, y2 ऑफ x, y1 डैश ऑफ x, y2 डैश ऑफ x। ठीक है, ये इनका डिटर्मिनेंट आ गया, और यहाँ से जो रॉन्स्कियन आपका बराबर आ जाएगा बेसिकली, वो बराबर आ जाएगा किसके जी, y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश। ठीक है, और यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स निकलते हैं। उनमें से पहला है, अगर y1 y2 लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, इफ y1 एंड y2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है, तो उस सूरत में क्या होगा, आपका रॉन्स्कियन बराबर होगा 0 के। और इसको कन्वर्स भी कर सकते हैं आप, ठीक है, कि अगर आपका रॉन्स्कियन बराबर ना हो 0 के, तो y1 y2 जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। इसको ना कन्वर्स कर लें, y1 y2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ रॉन्स्कियन इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अगर y1 और y2 लीनियरली डिपेंडेंट हो, वे y1 और y2 आर लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, अगर रॉन्स्कियन बराबर हो 0 के। तो अगर रॉन्स्कियन बराबर हो 0 के तो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, रॉन्स्कियन बराबर ना हो 0 के तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। तो ये चीज़ें आपने याद रख लेनी है। लीजेंडर पॉलिनोमियल के हवाले से एक दो चीज़ें रह गई थी, तो वो डिस्कस कर लेते हैं। उसमें सबसे पहले है जी इसकी पैरिटी प्रॉपर्टी लीजेंडर पॉलिनोमियल की। पैरिटी प्रॉपर्टी है लीजेंडर पॉलिनोमियल की, तो ये बराबर है जी Pn ऑफ
माइनस एक्स इज इक्वल टू -1 की पावर n पी एन ऑफ एक्स। ठीक है। नेक्स्ट है जी ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ लीजेंडर पॉलिनोमियल। ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ लीजेंडर पॉलिनोमियल, तो ये जो है बराबर है किसके जी, ऑर्थोगोनैलिटी वाली इक्वेशन होगी -1 to 1 पी एम ऑफ एक्स। ठीक है। पी एन ऑफ एक्स डी एक्स बराबर होगा डेल्टा एम एन 2/2n+1। ठीक है जी। तो ये तो हो गया आपके पास ही लीजेंडर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट बात करते हैं जी फोरियर सीरीज़ की। फोरियर सीरीज़ बेसिकली पीरियोडिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। यूज्ड टू रिप्रेजेंट पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है जी। अब अगर एक फंक्शन जो है वो पीरियोडिक हो तो एफ ऑफ एक्स अगर वो फंक्शन है तो उसकी जो फोरियर सीरीज़ है वो बराबर होगी किसके जी, a0/2 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity। ठीक है जी। an cos nx, an cos nx प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity bn sin nx। ठीक है। तो ये है जी फोरियर सीरीज़ किसी भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स की। तो इसके अंदर से अगर फंक्शन पीरियोडिक हो -पाई से पाई तक, इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ पीरियोडिक, पीरियोडिक कहाँ से कहाँ तक हो जी, -पाई और पाई के दरमियान, तो उसके लिए ये जो a0 है, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1/पाई -पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और ए एन की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे जी। ठीक है जी। ए एन की वैल्यू होगी 1/पाई -पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, और बी एन की जो वैल्यू होगी वो बराबर होगी 1/पाई -पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। ठीक है जी। तो अगर फंक्शन जो है वो पीरियोडिक ना हो तो फिर ये उस पर अप्लाई नहीं होगी। ठीक है जी। अब फोरियर सीरीज़ की कुछ टाइप्स देखेंगे, जिसमें पहली है फॉर इवन फंक्शन। इवन फंक्शन जो होगा, इवन फंक्शन का मतलब है कि आपका जो एफ ऑफ माइनस एक्स है वो बराबर हो एफ ऑफ एक्स के, और इस सूरत में जो सीरीज़ होगी उसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे जी उसको हम कहेंगे कोसाइन सीरीज़, फोरियर कोसाइन सीरीज़। इस सूरत में कोसाइन सीरीज़ बनेगी। ठीक हो गया। और जब एफ ऑफ एक्स जब इवन फंक्शन होगा, इवन फंक्शन के लिए क्या होगा जी, आपका जो बी एन है वो बराबर होगा किसके जी, 0 के। तो ये तीन कंडीशन है किसके लिए जी, इवन फंक्शन के लिए। इवन फंक्शन में एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, बी एन बराबर है 0 के, कोसाइन सीरीज़ होगी। और ये बनेगी कैसे, ये देख लें। ये आपके पास जो आपका एफ ऑफ एक्स जो है वो बन जाएगा एफ ऑफ एक्स a0/2 तो एज इट इज़ रहेगा ना, लेकिन क्या होगा, बी एन बराबर हो गया 0 के, तो बी एन वाली टर्म पूरी 0 होगी और आपके पास सिर्फ क्या बची है, ए एन वाली टर्म, प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity ए एन कॉज एन एक्स। तो ये आपकी इवन फंक्शन के लिए कोसाइन सीरीज़ होगी। अब बात कर लेते हैं जी साइन सीरीज़ की, जो कि ऑड फंक्शन के लिए होगी।
इस सूरत में क्या होगा कि ऑड फंक्शन के लिए एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो बराबर होगा माइनस एफ ऑफ एक्स के। ठीक हो गया। और इस सूरत में जो सीरीज़ बनेगी वो होगी साइन सीरीज़। ठीक है। और यहाँ पे जो है वो ए एन बराबर होगा 0 के, और जो सीरीज़ है आपकी वो क्या बन जाएगी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट ओवर 2 प्लस समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट और बी एन साइन एन एक्स। ठीक हो गया। तो ये आपकी बन गई जी फोरियर साइन सीरीज़। अब अगर ऐसा हो कि आपकी जो फंक्शन है वो एंगल के लिहाज से तो पीरियोडिक ना हो लेकिन लेंथ के लिहाज से पीरियोडिक हो। इफ़ क्या हो जी, इफ फंक्शन इज पीरियोडिक विद रिस्पेक्ट टू लेंथ, इफ फंक्शन इज पीरियोडिक कहाँ से कहाँ तक जी, माइनस एल टू एल, यानी लेंथ के लिहाज से पीरियोडिक हो, तो इसकी जो है फॉर्म क्या बन जाएगी जी, तो इसकी फॉर्म बन जाएगी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट ओवर 2 प्लस समेशन इन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉज एन पाई एक्स ओवर एल, कॉज एन पाई एक्स ओवर एल प्लस बी एन साइन एन पाई एक्स ओवर एल। ये फॉर्म बन जाएगी। इसके अंदर ए एन और बी एन की वैल्यूज़ हम खुद लिख सकते हैं। तो ए एन की जो वैल्यू होगी इसके लिए जब लेंथ के लिहाज से पीरियोडिक होगा तो 1 ओवर एल इंटीग्रेशन माइनस एल टू एल। ठीक है जी। एफ ऑफ एक्स कॉज एन पाई एक्स ओवर एल इंटू डी एक्स। बी एन, और बी एन की जो वैल्यू होगी वो होगी जी 1 ओवर एल माइनस एल टू एल एफ ऑफ एक्स साइन एन पाई एक्स ओवर एल इंटू डी एक्स। ठीक हो गया। तो इसमें भी आप इवन और ऑड फंक्शन देख सकते हैं। अगर आप क्या करेंगे, इवन के लिए देखेंगे तो इवन के लिए जो बी एन 0 हो जाएगा और आपके पास जो आ जाएगी क्या आ जाएगी, कोसाइन सीरीज, सिर्फ ये वाली टर्म बच जाएगी। अगर आप ऑड के लिए देखेंगे तो ए एन 0 हो जाएगा और आपके पास साइन वाली और ए नॉट ओवर 2 वाली टर्म आ जाएगी। तो इवन और ऑड के लिए भी आप इसको देख सकते हैं। ठीक है। अब हम देख लेते हैं जी किसके लिए, कम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज के लिए। या आप ऐसा कर लें, पहले ए नॉट भी लिख लें। ए नॉट वैसे अंडरस्टूड है लेकिन आप चाहें तो लिख सकते हैं 1 ओवर एल माइनस एल टू एल एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है। तो अब हम देखेंगे जी किसके लिए जी, कम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज। कम्प्लेक्स फॉर्म क्या होगी जी, इसकी कम्प्लेक्स फॉर्म होगी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी और सी एन ई रेज टू पावर आयोटा एन एक्स। ठीक हो गया। और यहाँ से दो तरह से हो सकती है ये, एक तो सी एन की वैल्यू हो सकती है, सी एन की वैल्यू होगी 1 ओवर 2 ए एन माइनस आयोटा बी एन। ठीक है जी। और सी माइनस एन की वैल्यू जो होगी वो होगी जी 1 ओवर 2 ए एन प्लस आयोटा बी एन। ठीक हो गया। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। अब हम डिस्कस करेंगे जी लैपलास ट्रांसफॉर्म। लैपलास ट्रांसफॉर्म, लैपलास ट्रांसफॉर्म बेसिकली क्या होती है, अगर आपके पास एक फंक्शन हो एफ ऑफ टी, इफ एफ ऑफ टी इज़ अ फंक्शन, ठीक है, अगर आप इसकी लैपलास ट्रांसफॉर्म लेना चाह रहे हैं तो इसकी जो लैपलास ट्रांसफॉर्म होगी वो होगी एफ ऑफ एस।
एफ ऑफ एस बेसिकली एफ ऑफ टी की जो है लेप्लास ट्रांसफॉर्म है, इज इक्वल टू, इसके लिए जो साइन है वो ये वाला लगाएंगे लेप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए, और लेप्लास ट्रांसफॉर्म किसके ले रहे हैं, एफ ऑफ टी की, जो कि बराबर होगी किसके जी, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी ई रेज टू पावर माइनस एस टी डी टी। ठीक हो गया। तो ये आपकी जो है क्या आ गई जी, फोरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, 0 से इन्फिनिटी तक। अब आप बता सकते हैं यहाँ कि एफ ऑफ एस इज लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी, और ये जो ई रेज टू पावर माइनस एस टी लिखा हुआ है ये शो कर रहा है डिक्रीज, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज ऑफ फंक्शन। एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो ये लेप्लास ट्रांसफॉर्म है। बेसिकली लेप्लास ट्रांसफॉर्म किस लिए इस्तेमाल की जाती है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इससे जो है वो आपका जो फंक्शन है वो इजीली सॉल्व हो जाता है। मिसाल के तौर पे चंद एक लेप्लास ट्रांसफॉर्म मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, सम इम्पॉर्टेंट जो कि पेपर में आ सकती हैं। लेप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है जी। अब कुछ इंपॉर्टेंट लेप्लास ट्रांसफॉर्म लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, जिनमें से जो पहली है, अगर लेप्लास ट्रांसफॉर्म लिया जाए किसका जी, साइन ए टी का, तो वो बराबर होता है किसके जी, ए ओवर एस स्क्र प्लस ए स्क्र। अब ए की जगह कई बुक्स में के भी लगाया हुआ होता है, तो ए की जगह के लगा लेना और कुछ भी नहीं है। अगर लेप्लास ट्रांसफॉर्म लिया जाए कॉस ए टी का, ठीक है, तो वो बराबर आता है जी एस ओवर एस स्क्र प्लस ए स्क्र। ठीक है, ये ए है। तीसरा है जी, अगर लेप्लास ट्रांसफॉर्म ले लिया जाए साइन एच ए टी का, हाइपरबॉलिक फंक्शन का, साइन एच ए टी का, तो वो क्या आएगा, ए ओवर एस स्क्र माइनस ए स्क्र। हाइपरबॉलिक आएगा तो माइनस का साइन आ जाएगा। फोर्थ है, अगर लेप्लास ट्रांसफॉर्म ले लिया जाए कॉस हाइपरबॉलिक ए टी का, तो वो क्या आएगा जी, एस ओवर एस स्क्र माइनस ए स्क्र। ठीक है, सिंपल लिया जाएगा तो प्लस रहेगा, और हाइपरबॉलिक के साथ ले लेंगे तो माइनस आ जाएगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम कुछ और इम्पोर्टेंट ट्रांसफॉर्म जो हैं वो लिख लेते हैं, जिसमें है जी नंबर 5, लेप्लास ट्रांसफॉर्म अगर ले ली जाए किसकी जी, टी की पावर एन की, तो वो क्या आती है, एन फैक्टोरियल ओवर एस की पावर एन प्लस 1। ठीक है, और अगर ले ली जाए लेप्लास ट्रांसफॉर्म ई की पावर ए टी की, ई रेज टू पावर ए टी, तो उसकी लेप्लास ट्रांसफॉर्म आती है 1 ओवर एस माइनस ए। अगर सिंपल लेप्लास ट्रांसफॉर्म ले ली जाए 1 की, तो वो बराबर आती है जी 1 ओवर एस के। अगर ले ली जाए जी लेप्लास ट्रांसफॉर्म किसकी जी, टी रेज टू पावर, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी रेज टू पावर एन ई की पावर ए टी की, तो वो आ जाएगी जी एन फैक्टोरियल ओवर एस माइनस ए इंटू एन प्लस 1। ठीक है, तो ये हमने लिए थे ना प्लस ए टी की, तो इसी के लिहाज से अगर लेप्लास ट्रांसफॉर्म ली जाती ई रेज टू पावर माइनस ए टी की, ठीक है, ये प्लस ए टी के लिए तो 1 ओवर एस माइनस ए आया, अगर माइनस ए टी की लेंगे तो वो आ जाएगा जी 1 ओवर एस प्लस ए। ठीक है, इसी तरीके से टी की पावर एन
ई की पावर ए टी ली है तो एस माइनस ए आ रहा है ना, तो अगर माइनस ए टी की लेंगे तो एस प्लस ए आ जाएगा। तो ये चंद इंपॉर्टेंट क्या है जी, लैपलास ट्रांसफॉर्म है। ठीक है। अब कुछ कंडीशन है जो हमारी रह गई थी कि फोरियर सीरीज़ को फॉलो करने के लिए कंडीशन क्या है कि कौन सा फंक्शन होगा तो वो फॉलो करेगा फोरियर सीरीज़ को। कंडीशंस फॉर फोरियर सीरीज़। कंडीशंस फॉर फोरियर सीरीज़, इनको डिरिचलेट कंडीशन भी कहते हैं। डिरिचलेट कंडीशन, ठीक है, कि कौन सा फंक्शन जो है उस पर फोरियर सीरीज़ हम लगा पाएंगे, उस पर अप्लाई कर पाएंगे, तो वो डिरिचलेट कंडीशंस होती हैं। ठीक है। तो वो कंडीशन होती हैं कि एफ जो फंक्शन है उसको क्या होना चाहिए, एफ पीरियोडिक होना चाहिए, एफ मस्ट बी पीरियोडिक। ठीक है। और दूसरा उसको जो है सिंगल वैल्यू होना चाहिए, एफ मस्ट बी सिंगल वैल्यूड। अच्छा, इसके अलावा जी और उसके साथ क्या होना चाहिए कि कॉन्टीन्यूस भी होना चाहिए। ठीक है, कॉन्टीन्यूस तो हो लेकिन ज़रूरी नहीं है कि पूरा कॉन्टीन्यूस हो। अगर डिसकॉन्टीन्यूटी भी उसके अंदर है तो डिसकॉन्टीन्यूटी क्या होनी चाहिए, फाइनाइट, सच दैट discontinuity is finite, such that discontinuity is finite। ठीक है। अगर इसका इंटीग्रल ले लिया जाए किसी भी पीरियड के ऊपर, इट्स इंटीग्रल ओवर अ पीरियड, अगर किसी पीरियड के ऊपर इसका क्या ले लिया जाए जी, इंटीग्रल ले लिया जाए, तो क्या करे, वो भी फाइनाइट होना चाहिए, मस्ट बी फाइनाइट। ठीक हो गया। तो ये डिरिचलेट कंडीशन है। अब हम बात करते हैं जी फोरियर ट्रांसफॉर्म की। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म पे मूव करते हैं। चलें जी देखें, फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म ये कौन सी ट्रांसफॉर्म है, ठीक है, जो एक स्पेस से दूसरे स्पेस में हमें ले जाती है। मिसाल के तौर पे अगर एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ अ फंक्शन, पहले हमने फोरियर सीरीज़ पढ़ी है, ये फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ रहे हैं, याद रखना। तो एफ ऑफ एक्स की जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगी उसको हम कहेंगे जी वो एफ ऑफ एल्फ़ा है, वेरिएबल कोई भी ले सकते हैं। एफ ऑफ एल्फ़ा इज़ फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स, जो कि बराबर होगी 1/2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स ई रेज टू पावर आयोटा एल्फ़ा एक्स डी एक्स। अब अल्फ़ा की जगह कई जगहों पे के भी इस्तेमाल किया होगा, तो आपने टेंशन नहीं लेनी। ठीक है जी, एफ ऑफ एल्फ़ा इज़ फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है। तो अगर इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म की बात की जाए, फोरियर इन्वर्स ट्रांसफॉर्म, ठीक है, तो यानी ये एक एफ ऑफ अल्फ़ा है। अब इसकी इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लेनी है तो वो किसके बराबर होगी, वो बराबर होगी जी, इन्वर्स का मतलब ये है ना कि एफ ऑफ एक्स ले आए। अब हम पहले एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/, यहाँ पे ना इसका स्क्वायर रूट लगा लें, 1/स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ एल्फ़ा ई रेज टू पावर माइनस आयोटा एल्फ़ा एक्स और डी अल्फ़ा। जो फंक्शन यहाँ पे होगा उसी के लिहाज से आप डी लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है जी। अब फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म और साइन ट्रांसफॉर्म देख लेते हैं।
फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। तो फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म जो है उसको हम लिख सकते हैं जी एफ सी ऑफ के, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, जो कि बराबर होगी, इसको मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ, एफ सी ऑफ के इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर पाई इंटीग्रेशन, ठीक है जी, 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स कॉज के एक्स डी एक्स। ठीक है जी। और यहाँ हम क्या कर रहे हैं, एक्स स्पेस से के स्पेस में जा रहे हैं। इसी तरीके से फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, ठीक है जी, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म जो है वो होगी जी एफ एस ऑफ के इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर पाई 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ के, या आप एफ ऑफ एक्स ही लिखेंगे यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स साइन के एक्स इंटू डी एक्स। ये आपके पास आ गई जी फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। ठीक है जी। अब एक सवाल आ जाता है गाउसियन प्रोबेबिलिटी फंक्शन लिख दें, तो गाउसियन प्रोबेबिलिटी फंक्शन का आपको फार्मूला पता होना चाहिए। गाउसियन प्रोबेबिलिटी फंक्शन, गाउसियन प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो है बेसिकली वो बराबर होता है जी किसके जी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन ई की पावर माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर, और इसकी जो है फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगी, वो होगी जी एफ ऑफ के इज इक्वल टू एन ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 4 अल्फ़ा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 अल्फ़ा। इससे एक दो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट निकल कि अगर ये जो कॉफिशेंट है अल्फ़ा, ठीक है, अगर ये लार्ज हो, अगर अल्फ़ा लार्ज हो तो एरर क्या होगा जी, एरर स्मॉल होगा। ठीक है, और वाइस वर्सा कर लें इसको। और अगर अल्फ़ा क्या हो जी, लार्ज हो, तो दूसरी चीज़ इस पर डिपेंड कर, जो इस पर डिपेंड कर रही है फोरियर ट्रांसफॉर्म है, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो स्मॉल होगी। फोरियर ट्रांसफॉर्म इज स्मॉल। तो ये जो है हमारा फंक्शन है फोरियर के लिहाज से। ठीक है, तो एमएमपी का ये सब्जेक्ट जो है कंप्लीट हो चुका है। इसके हवाले से कोई सवालात हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।